हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 26 अप्रैल और कल था संडे, आज मंडे है। तो 25 और 26 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर हुए उन सब के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपसे करूँगा इस लेक्चर के दौरान उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो बिना देर करते हुए लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले डेली इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूं कि अगर आप इस पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ की कॉस्ट में इस पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसके अंदर डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, प्लस नोट्स, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ, मंथली मैगजीन्स और एक और लेक्चर होता है इसके अंदर, उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऑफर अवेल करना चाहते हैं, ऑफर भी अवेलेबल है। एमसीक्यू की पीडीएफ का मंथली पैकेज परचेज करना चाहते हैं, वो भी मात्र 50 रुपीज़ की कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पैकेज को ज्वाइन कैसे करना है, ये आपके कुछ स्टेप्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 97132828 के अंदर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, और वहाँ पे आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर है? चलिए लेक्चर की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको मैंने सैटरडे को ये क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली विच फिल्म वॉन 4 प्राइजेस एट द बाफ्टा अवार्ड। ये बाफ्टा एक ब्रिटिश अवार्ड है और इसमें नोमैडलैंड जो मूवी है उसको 4 पुरस्कार मिले हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करें आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन ये रहा, एवरी ईयर द नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो नेशनल आपका पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज कि ये 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये ऑफिशियली जो शुरू किया गया था वो प्रधानमंत्री आपके जो मनमोहन सिंह थे उनके द्वारा 2010 में 24 अप्रैल के दिन शुरू किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरह की चीजें आपसे पूछ लेता है कि ये कौन से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा आपको, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि 2010 में शुरू किया गया था। क्लियर है? और अगर आपसे पूछेगा कि जो पंचायती राज सिस्टम था वो आपका इफेक्ट में कब आया, तो देखिए 92 में आई थिंक आ गया था 24 अप्रैल 1992 को, लेकिन ये इफेक्ट में यानी लागू कब हुआ था, तो 1993 के अंदर लागू हुआ था। इस दिन होता क्या है, तो इस दिन जितने भी आपके ग्राम पंचायत हो गए और जितने भी पंचायत हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके
उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अगर ई पंचायत अवार्ड मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि ई पंचायत अवार्ड 2021 किसको मिला, तो यूपी को मिला था इस बार का अवार्ड। और इस दिन के बहुत सारे अवार्ड भी जो है वो बांटे जाते हैं अलग अलग टाइप के। आगे की स्लाइड में मैं आपको अवार्ड भी लेके आया हूँ कि किस किस तरह के और कौन कौन से अवार्ड आज के दिन दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे पहले देख लेते हैं। हाँ, 2020 में हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, ये चीज़ याद रखिए। ई पंचायत अवार्ड जो पाने वाला देश था, सॉरी राज्य था, वो हिमाचल प्रदेश 2020 में था और 2021 वाला यूपी था। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, दिस ईयर मोर देन 74,000 पंचायत आर टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल पंचायती राज अवार्ड 2021। दिस इज 28% हाइयर देन द नेशनल पंचायती राज दिवस 2020। तो मतलब 2020 का जो पंचायती राज पुरस्कार था उससे 28% अधिक थे इस बार जो पंचायतें थी जो इस बार शामिल हुई थी अवार्ड्स के अंदर। क्लियर है। यहाँ पे आज के दिन की बात करते हैं तो 2.6 लाख पंचायत यानी 2.6 लाख पंचायत हैं ऑल ओवर कंट्री, यानी ऑल ओवर इंडिया 2.6 लाख पंचायतें हैं। क्लियर है। अब इसके बारे में जो मैंने आपको बोला था कि आगे की स्लाइड्स में मैं अवार्ड के बारे में बताऊंगा तो वो भी जान लेते हैं। देखिए, इस दिन जो अवार्ड दिया जाता है वो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार, ये दिया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस के दिन। उसके अलावा और भी कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार, ये ग्राम सभा को दिया जाता है। क्लियर है। ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें, इस तरह की चीजें मतलब जो आपकी लोकेलिटी में होती हैं, तो ग्राम सभा को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, नानाजी देशमुख और आपके प्रणब मुखर्जी और एक और कोई था, आपको बताना है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न मिला था। तो आपको कमेंट सेक्शन में आज का आपका क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपको आंसर करना है कि नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी और एक और कौन शख्स थे जिनको भारत रत्न मिला था और किस साल मिला था, क्योंकि आखिरी भारत रत्न उन्हीं को मिला था। मैंने आपको कुछ मंथ पहले, समथिंग 1 और 2 मंथ के पहले आपको भारत रत्न के ऊपर एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सारे अवार्ड्स को कवर करवाया था और आईबी के अंदर वो उससे क्वेश्चन भी पूछे गए थे कई, मैंने आपको उसका भी प्रूफ दिया था। ठीक है। तो आपको बताना है कि इनको, यानी जो 3 शख्स हैं, इनको कौन से साल के अंदर भारत रत्न मिला था, क्योंकि आखिरी बार भारत रत्न इन्हीं को मिला था। क्लियर है। और नानाजी देशमुख के अलावा और कौन से थे। और ठीक है, नेक्स्ट जो अवार्ड है आपका वो है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। ये ई पंचायत अवार्ड है जो इस दिन दिया जाता है। मतलब 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, एक दीनदयाल उपाध्याय, एक नानाजी देशमुख और तीसरा क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहली क्वेश्चन अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया, तो ये बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया। पहला क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर है। बलवंत राय समिति के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर आप मेंस या प्रीलिम्स के अंदर बैठने वाले हैं। तो बलवंत, जितनी भी समितियां हैं, देखिए अधिकतर जो समितियां, मतलब किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है, मतलब किसी पुरानी जितनी भी आप जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो किसी न किसी रिकमेंडेशन पे आधारित होती हैं। तो ये बलवंत राय कमेटी के ऊपर सिफारिशों के अंदर ये लाई गई थी देश में। क्लियर है। अब आपसे अगर पूछेगा कि किस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको डाला गया था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के माध्यम से इसको पेश किया गया था। क्लियर है। और 1993 में मैंने आपको बताया जैसा कि 1993 में इसको लागू किया गया था। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें इस दिन से रिलेटेड थी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2-3 दिन पुराना है लेकिन मेरे को लगा आपको पढ़ाना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम से रिलेटेड, तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए ले आया हूँ। देखिए, रिसेंटली फैक्ट रेबल ग्रुप वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह समाचार में था, ये किस देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीबिया, ऑप्शन नंबर सी। लीबिया से क्यों संबंधित है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये कोई आर्मी या फोर्स नहीं है, ये आपके विद्रोही समूह यानी एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि लीबिया का है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ क्यों चर्चा में क्यों है। तो ये रहा आपका लीबिया, मैप में ही ले आया हूँ आपके लिए। ये रहा आपका लीबिया और ये रहा आपका चाड गणराज्य, चाड देश है एक अफ्रीकन, है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि अभी ये जो फैक्ट ग्रुप है आपका, इसने चैड के प्रेसिडेंट इद्रिस डेबी, जिनका नाम इद्रिस डेबी था, चैड के प्रेसिडेंट थे, इनको मार दिया है। कैसे मार दिया, देखिए ये लीबिया का ग्रुप था और यहाँ पे जो है वो हमला करने आ रहा था, टेररिस्ट, क्योंकि अटैक्स होते हैं, बहुत तरह की इनकी गतिविधियां होती है अलग अलग टाइप की। तो यहाँ पे जो चैड के प्रेसिडेंट थे वो इन लोगों से लड़ने के लिए अपनी सेना को लेके जा रहे थे और तभी इसी जो मुठभेड़ में है इन्होंने इस चैड के प्रेसिडेंट को जो है वो मार दिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है। इसलिए ये जो है खबरों में थे। चैड के प्रेसिडेंट जिनको मारा था उनका नाम क्या है, इद्रिस देबी।
और ये 20 अप्रैल को जो है वो मारे गए थे। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी है। फैक्ट जो अगर आपसे पूछता है कि फैक्ट की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो फैक्ट का जो गठन था, यानी जो फैक्ट ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये 2016 में गठित किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि इसके हेड कौन है, तो मेहदी अली महातम ये इसके हेड हैं। फैक्ट ये जो आपका टेररिस्ट ग्रुप है, इसके हेड हैं ये फैक्ट मेहदी अली मोहम्मद। ठीक है, और इसकी अगर फाउंडेशन पूछेगा कि फैक्ट ग्रुप की फाउंडेशन के, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा। कैसे क्वेश्चन देगा कि 3 आपको कथन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा सही है ना, इस तरह के क्वेश्चन दे देगा। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। फाउंडर कौन था, तो इसके जेरोम टुबियाना इसके फाउंडर थे, है ना। और इन्होंने ये तभी से विद्रोह में, मतलब गुस्से में थे, जब से इदरिस देवी जो है प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि जो 2016 के अंदर इदरिस देवी जो प्रेसिडेंट बने थे चार्ट के, उन्होंने फर्जी तरीके से प्रेसिडेंसी हासिल की थी, प्रेसिडेंसी, और ये गलत तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आए थे, और तभी से ये लोग इनके विद्रोह में थे, और हाल में ही इनको जो है वो मार दिया गया। इसलिए ये ग्रुप जो है वो खबरों में था। आई होप सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी जो चैड के इनके, क्योंकि हाल में इनकी डेथ हो गई, तो डेथ के बाद इदरिस देवी के जो सन है, उन्होंने जो है वो पावर एक्वायर कर ली है, और ये फैक्ट अभी चैड के प्रेसिडेंट बन गए। ये आप जो देख रहे हैं, ये महानुभाव इनके बेटे हैं, जो कि अब चैड के प्रेसिडेंट बन गए। क्लियर है, चलिए। Recently, India's first oxygen express train was operated between which two cities? हाल ही में भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच संचालित की गई? आपको पता होगा कि अभी कोविड के क्राइसिस और कोविड के दौरान ऑक्सीजन के क्राइसिस कितने हाइक पे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हर एक राज्य को ऑक्सीजन पाने में। तो हाल ही में एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और ये पहली ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी? मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में चली है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर विच स्कीम? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपके सामने है, स्वयं, स्वामित्व, स्वाधिकार और स्वामित्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामित्व। स्वामित्व स्कीम के अंदर जो है ई प्रॉपर्टी कार्ड शुरू किए जा चुके हैं बांटने, और लगभग 4.9 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो बांटे गए हैं इसके दौरान। ये चीज याद रखिएगा। और ये किस दिन बांटे गए हैं? तो आपका जिस दिन पंचायती राज दिवस था ना, उसी दिन बांटे गए हैं। ठीक है, इस स्कीम के अंदर होगा क्या? तो आप पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 में इस स्कीम की लॉन्चिंग थी। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये भी पंचायती राज दिवस के ऊपर ही लॉन्च की गई थी। और इसमें होगा क्या? तो इसमें गाँवों के इलाकों का जो गांव के जो आपके इलाके होते हैं, वहाँ पे मैपिंग की जाएगी उन विलेजेस की अलग अलग टेक्नोलॉजीज के द्वारा, और वहाँ पे जो है वो अलग अलग टाइप की स्कीम्स चलाई जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका एम कब तक रखा गया है? तो इसका अंडर द स्कीम द मैपिंग टू बी डन इन फेस वाइज मैनर बिटवीन 2020 एंड 2024। तो 2024 तक इनकी मैपिंग को कंफर्म करना है। ये चीज़ याद रखनी। मैंने आपको अभी कुछ एक आई थिंक 1 और 2 वीक पहले प्रीवियस ईयर अगर आप कंटिन्यू देखते हैं, तो मैंने आपको एक कोड पढ़ाया था, डिजिट पढ़ाया था। तो आपको बताना है कि वो कौन सा डिजिट था जिसके अंदर आई थिंक 12 या 14 नंबर का डिजिट था। उसको लॉन्च करने वाला राज्य कौन था जिसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी से जो आपकी लैंड की थी उसकी मैपिंग करनी थी। तो आपको याद होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या था और वो किस राज्य में शुरू की गई थी? इसमें लैंड को जो है वो मापा जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये चीज। और हाँ, द स्कीम इज करेंटली एप्लीकेबल ओनली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। वो जो स्कीम थी, वो जो मैपिंग नंबर था, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आधार नंबर होता है, उसी तरह भूमि का नंबर भी होगा, है ना। तो वो उत्तर प्रदेश से रिलेट करती हुई थी। अब आपको जल्दी से बताना है, वो मैपिंग जैसे आधार था हम लोगों को, उसी तरह से नंबर एक प्रोवाइड करवाया गया था, है ना। कितने नंबर का था? 12 या 14 नंबर का। जल्दी से उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगर आपसे पूछता है कितना अमाउंट इसके लिए एलोकेट किया गया था, 79.65 करोड़ जो अमाउंट है ये एलोकेट किया गया था इस स्कीम के तहत। क्लियर है। आपसे स्टेट भी पूछेगा कि कौन सा स्टेट इसमें से शामिल नहीं है जो कि स्वामित्व स्कीम के अंदर है, तो ये स्टेट भी आपको याद रखनी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, India and which country has commenced their annual Varuna joint naval exercise with large scale drills in the Western Arabian Sea? भारत और किस देश ने पश्चिमी अरब सागर में बड़े पैमाने पर अभ्यास के साथ
अपने वार्षिक वरुण संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो ये जो आपका वरुण नौसेना अभ्यास है ये एवरी ईयर मनाया जाता है इंडिया और फ्रांस के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नंबर का है, तो ये 19th एडिशन है, ये 19वां संस्करण है जो कि भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच में मनाया जाएगा। कब से कब तक, तो ये 3 दिन का एक्सरसाइज होती है जो 25 अप्रैल से शुरू हो गई है। क्लियर है। आज 26 है और 25, 26, 27 ये 3 दिन चलेगा। क्लियर है। ये देखिए एएनआई की स्क्रीनशॉट भी मैं ले आया हूँ। 25 से 27 अप्रैल के अंदर ये चलेगा। क्लियर है। ये डिफेंस एक्सरसाइज होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। अब आगे कोई एक्सरसाइज आएगी, आज मैं इस पीपीटी को बना रहा था तो मैं ढूंढ रहा था, अब आगे कोई एक्सरसाइज आएगी तो मैं आपको सारी एक्सरसाइज का एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, मेरे को मिल नहीं रहा था वो, तो मैं आगे जब भी कोई ऐसी आएगी तो मैं एक पूरा चार्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके अंदर सारे जितने भी नेवल एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज, आपके जो नेवी डिफेंस है ना, एयरफोर्स वाले जितने एक्सरसाइज होते हैं सारे उसके अंदर होंगे, मैं आपको पीपीटी में ही प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है। चलिए, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की कोई भी आपको अभ्यास देखने में, एक्सरसाइज देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा? माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सबसे पहले मैं आपको माउंट अन्नपूर्णा के बारे में बता दूंगा। तो वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन्स के अंदर माउंट अन्नपूर्णा जो है वो 10वें स्थान पर है। ये चीज आपको याद रखनी। आगे मैंने सारे स्लाइड जो माउंटेन है उनको प्रोवाइड करवा दिया, आगे मैं स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिया मोहिते हो जाएगा। हिमा कोहली आपकी तेलंगाना की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, याद है ना आपको हिमा कोहली? आई होप सारी चीजें आपको कंफर्म याद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रियंका मोहिते होगा। ठीक है। तो प्रियंका मोहिते जो कि सतारा की है, महाराष्ट्र के अंदर है ना, वो बनी है भारत की पहली महिला जिन्होंने 10वें हाईएस्ट माउंटेन पीक को जो है वो फतेह किया। ये आप देख सकते हैं। 26 ईयर्स ओल्ड प्रियंका मोहिते बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल एट माउंट अन्नपूर्णा। यहाँ पे मैंने टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक दे दिए हैं वर्ल्ड की। सबसे पहले आपका माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल और चाइना के बीच में है, 8,848 मीटर की इसकी हाइट है। उसके अंदर सेकंड में K2 है जो कि पाकिस्तान और चाइना की भी है। ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा, लोत्स, फिर उसके बाद मकालू, चोयुयू, उसके बाद धौलागिरी, फिर मनसालू, फिर नंगा पर्वत। उसके बाद देखिए ये रहा आपका 10th नंबर पे अन्नपूर्णा जो कि नेपाल के अंदर है और 8,091 मीटर की इसकी हाइट है। क्लियर है। तो ये चीज भी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर टॉप 10 की बात माउंटेन पीक्स के अंदर पकड़ता है तो। क्लियर है। चलिए नीचे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, रिसेंटली पीएम केयर्स फंड हैज एलोकेटेड फंड्स फॉर हाउ मेनी ऑक्सीजन प्लांट्स इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज? हाल ही में पीएम केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में कितने ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए धन आवंटित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 551 जो आपके ऑक्सीजन संयंत्र हैं, यानी आपका ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनके लिए पीएम केयर्स फंड द्वारा जो अमाउंट है वो एलोकेट किया गया है। ये आपका ये देखिए द हिंदू, द लाइव मिनट और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है और आपके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इसको ट्वीट किया गया था। तो द पीएम केयर्स फंड हैज अप्रूव्ड एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर सेटिंग अप 551 प्रेशर स्विंग एड्रॉप्शन। ये आपको पढ़ना है, ये टर्म जो है आपका प्रेशर स्विंग एड्रॉप्शन, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है। ये आप टर्म याद कर लीजिए, इसको पढ़ना है आपको, ये आपका होमवर्क है। मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इन एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इन द कंट्री। तो मैंने आपको बताया कि अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और जिस टाइम ये वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जस्ट आधे घंटे पहले की ये न्यूज़ है। ठीक है। तो अलग अलग टाइप से, क्योंकि मॉर्निंग में भी इसकी निकल के आ गई थी इन्फॉर्मेशन, है ना, तो जिस टाइम मैं बना रहा हूँ उसके जस्ट आधे घंटे पहले ये न्यूज़ निकल के आई है। क्लियर है। चलिए, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आज का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही है ये, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही, हाँ ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ और द वर्ल्ड मलेरिया डे 2021। तो मैंने अभी स्लाइड चेंज करी थी तो आप लोगों ने आंसर तो देख ही लिया होगा ना। चलिए, विश्व मलेरिया दिवस 2021 के लिए विषय पूछ रहा है कि थीम क्या थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ये आपकी थीम है। थी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। आज है 26 अप्रैल। चलिए, ओके, हाँ, तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन और है अभी आपका,
एवरी ईयर द वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 अप्रैल यानी 25 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाई जाती है। सेवरल एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें पार्ट लेती हैं, ठीक है। दिस ईयर द वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड अंडर द फॉलोइंग थीम, यानी थीम क्या थी, रीचिंग द मलेरिया जीरो मलेरिया डे। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो 2027 तक का टारगेट इसने रखा है कि मलेरिया मुक्त हो जाएगा, और 2030 तक जो है भारत को पूरी तरह से मलेरिया से उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन आंकड़ा पूछेगा तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रिप्रेजेंट टू 3% ऑफ द ग्लोबल मलेरिया। अगर भारत में मलेरिया के केसेस देखे जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड 3% जो है वो मलेरिया के केसेस जो है वो इंडिया में देखे जाते हैं। इंडिया वंस नियरली एलिमिनेटेड मलेरिया, हाउएवर मलेरिया केम बैक टू इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी की शुरुआत में ये मलेरिया जो है बहुत तेजी से भारत में आया था। भारत में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे आती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। क्लियर है? चलिए, इन 2009 देयर वर 1.5 मिलियन मलेरिया केसेज इन इंडिया। तो 1.5 मिलियन यानी आपका 15 लाख के आसपास केस जो थे वो इंडिया के अंदर थे 2009 में। इन्होंने टारगेट जो रखा है वो 2027 और 2030 का रखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड इन विच डे। हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मतलब आपका एक तरह से समझ लीजिए कि मानसिक आपने जो अपनी क्रिएटिविटी से जो भी चीज़ें बनाई, जैसे आपने अपनी क्रिएटिविटी से म्यूजिक बनाया, अपनी क्रिएटिविटी से कोई आर्ट बनाई, तो वो सारी काउंट हो जाएंगी आपकी वो एज अ रेफरेंस देंगी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो आपकी एक तरह से बौद्धिक संपदा हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों का जो है वो एक तरह से दिखाने के लिए वर्ल्ड को कि ये मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इन्हीं सबको जो है प्रोत्साहन देने के लिए वीपो के द्वारा यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? हर साल 26 अप्रैल के अंदर। इस बार की अगर आपसे थीम पूछता है तो आईपी एंड एसएमई आपकी टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट, ये आपकी थीम है इस बार की। और अगर आपसे पूछा है कि कब से मनाया जा रहा है तो ये 1970 के जो आपका कन्वेंशन वीपो कन्वेंशन था तब से ये जो है मनाया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्लियर है? अगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। फाउंडेशन इसकी 14 जुलाई 1967 के अंदर हुई थी। एक सेकंड में इसको जूम कर देता हूँ फिर आप देख लीजिए। क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका जूम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और आपका जुलाई 1967 और डेरेन टैंग इसके हेड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? और ये यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, और इसके अंदर अगर आपसे पूछता है कि कितने जो मेंबर स्टेट्स हैं तो 193 इसके अंदर मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए, ओके, चले नेक्स्ट चले। ओके, आज के यही सारे क्वेश्चन आंसर एंड होते हैं। और ठीक है, तो आज का ये रहा आपका होमवर्क। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आप अपने जो है वो फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि किस तरह से हम इस लेक्चर को और इन्हेंस कर सकते हैं। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जिस तरह से आप लोग शेयर करेंगे, अगर अब मेरे को लगता है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो है वो इसको रीच नहीं दे रहे हैं इस लेक्चर को, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। ये आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू सो मच आज का लेक्चर देने के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर आप तैयारी में नए हैं तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके यहाँ पे सी सेट का कोर्स अवेलेबल है और हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। इसकी डेमो क्लासेस आपको चैनल्स में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के चैनल के लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे जाकर झांसर एकेडमी और चैट्स लाइक ब्यूरोक्रेट्स, ये दो ग्रुप्स हैं हमारे, जो सर्च करके आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी यूपीएससी की। आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो 1299 के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा आपका अगर ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो ऑप्शनल का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।